continue our discussion on the chapter on statistics in today's class also. So अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम बात करें कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इस टॉपिक में, तो हमने पहले जब स्टार्ट किया था, सो वी स्टार्टेड विद द मीन, वी स्टार्टेड विद अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। वी स्टार्टेड विद अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा था। हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस किए थे। हमने एक रैंडमली गिवन डेटा का मीन कैलकुलेट किया था, फिर हमने एक डिस्क्रीट डेटा का भी मीन कैलकुलेट किया था, डेट वाज वेल अरेंज्ड। फिर मीन पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा जब आगे बढ़े थे तो देन वी स्टडीड मीडियन। मीन पढ़ने के बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था, डेट वाज मीडियन। बाय डेफिनेशन वाइज मीडियन इज द मिडिल टर्म। अगर आप सारे डेटा को, अगर आप सारी फिगर्स को अरेंज करोगे, so the thing that you will get, the data that is in the middle, that will be the median. मीडियन का मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर भी उतने ही, उसके पहले भी उतने ही डेटा है, उसके पहले भी उतनी ही वैल्यूज हैं जितनी वैल्यूज उसके बाद दी हुई हैं। सो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की मिडिल वैल्यू को अपन मीडियन कहते हैं। एंड अगर हमारे पास रॉ डेटा है एंड इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, मान लो हमारे पास 101 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज हैं, हम क्या करेंगे, उसको अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अच्छा, विल इट मेक एनी डिफरेंस अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो? सी द क्वेश्चन इज हियर, नाउ आई एम हैविंग अ डाउट एंड आई थिंक आई एम हैविंग अ वेरी पर्टिनेंट डाउट। द क्वेश्चन इज कि सर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। सर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ बट क्या हुआ, मैं भूल गया एग्जाम में और मैंने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑड नंबर ऑफ डेटाज। विल इट मेक एनी डिफरेंस और इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस? two persons are saying no, 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 no. Very good, very good. That is what I wanted to know. And see, the difference is clearly visible. The difference is clearly visible. So I was I was telling you about the mean of the raw data. Raw data के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि n observations, n/2 observations के केस में कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। And it is not going to make any difference अगर आप अरेंजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दो, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। अगर आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सो व्हाट वी डू इज सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के बाद वी डिवाइड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 2। जो फाइनली जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी, उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। दिस n by 2 is सेम एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है, इज सेम एज CF डिवाइडेड बाय 2। याद रखना इस बात को, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कौन सी वी सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n by 2। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट बड़ी हो उसको देख लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देख लो, दैट विल बी द रिक्वायर्ड मीडियन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालते हैं। क्लास इंटरवल, मीडियन ऑफ क्लास इंटरवल, ये हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। कुछ फॉर्मूला होता है जिसमें अपन L, n/2, C, F और H, ये 4 चीजें कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद अपन मीडियन निकालते हैं। ठीक है, देयर आर सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द मीडियन। एक बार पढ़ जरूर लेना, वैसे तो मुश्किल है कि एग्जाम में पूछेंगे, बट एक बार पढ़ जरूर लेना कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द मीडियन। नेक्स्ट, दिस एग्जांपल वी डिड इन द लास्ट टर्न वेयर वी कैलकुलेटेड द मीडियन। अब मोड की अगर हम बात करें, नाउ कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, मोड। नाउ आई डोंट नो वेदर दिस टॉपिक हैज इज still in the syllabus or not, but I want you guys to study the topic. I want you guys to study the topic, क्योंकि अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स अभी नहीं समझ में आए ना, तो आगे बहुत परेशानी होगी।
और आप लोग को शायद पता होगा, those who are aiming for engineering exam entrances, this is statistics forms a very important part of as far as your JEE mains is concerned. There are a lot of questions that are asked in JEE mains based upon statistics. और एक बात बताऊं, my experience was when I was a engineering aspirant, मैंने कभी भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा और शायद इसीलिए this was probably the mistake जिसकी वजह से शायद I am not an IITian. These were some small mistakes जिसकी वजह से I am not an IITian today. It is very easy to follow the steps of somebody who has succeeded, but you should also see the mistakes done by those who have not succeeded. ठीक है, चलो. Now the next topic is mode. Mode क्या होता है सर? Mode is that variable जिसकी frequency maximum हो. Mode is that variable. Mode क्या है सर? Mode वो variable है. कौन सा variable सर? जिसकी frequency maximum हो. Mode वो variable है. सबके सब मेरे साथ साथ अपने अपने मन में भी repeat करो. मोड क्या है सर? मोड वो वेरिएबल है. कौन सा वेरिएबल है? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो. अब अनग्रुप्ड डेटा के केस में यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द मोड. आप ऑब्जर्वेशन से आप मोड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. जो हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है उसकी हम बात करेंगे कि उस केस में अपन मोड कैसे निकालेंगे. तो मोड इज दैट फ्रीक्वेंसी दैट वेरिएबल हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि मोड अनग्रुप्ड डेटा के केस में हम मोड को इस तरीके मोड को बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन कैलकुलेट, whereas in the case of group data there are some different things that we need to analyze, that we need to study. अब हम बात करते हैं मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोड, that we have to study. So in the case, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डिफिकल्टी क्या आती है. डिफिकल्टी आती है बेटा कि कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप सिर्फ देख के मोड नहीं बता सकते. इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल द मोड ओनली बाय लुकिंग एट द ऑब्जर्वेशन. in that condition हम लोग वो क्लास बता सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो. इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन हम लोग एक ऐसी क्लास का पता लगाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, एंड दिस क्लास इज कॉल्ड द मॉडल क्लास. In the case of continuous frequency distribution, first of all we calculate the class. We find the class whose frequency is maximum, and that class is called the model class. अब मॉडल क्लास निकालने के बाद अब अपन क्या करेंगे कि नाउ आई यूज द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला सर? मोस्ट फ्रीक्वेंट. नाउ आई यूज द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला सर? द फॉर्मूला इज L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H. अब ये क्या है? F1, F2, F0, L क्या क्या चीजें हैं अब ये देखना पड़ेगा. चलो देखते हैं. L is the lower limit of the model class. मॉडल क्लास क्या था? वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, वो क्लास, उस क्लास को हमने मॉडल क्लास बोला था. तो उसको हमने उसकी लोअर लिमिट को, उसके लोअर वैल्यू को हमने क्या बोला? L. F1 is the frequency of the model class. F1 is the larger frequency of the model class. ठीक है.
F1 is the frequency of the model class, that is the largest frequency. आपका जो टेबल है उस टेबल में जो जो largest frequency है that is called the F1. F0 क्या है? F0 is the frequency of the class just preceding the model class. मॉडल क्लास के पहले वाला जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन F0 बोलते हैं. And what is this F2? F2 is the frequency of the model class just succeeding the model class. ठीक है, frequency of the class just succeeding the model class. Fine, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. And H is the width of the model class. So finally, what I can say that my formula is L plus F1 minus F0 divided by 2 times of F1 minus F0 minus F2 multiplied by H. यही फॉर्मूला था. हाँ भाई यही फॉर्मूला था. ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. L is the lower limit of the model class. हमारी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं? L बोलते हैं. मेरे साथ बोलो, रिपीट करो. L क्या होता है? L is the lower limit of the model class. F1 क्या होता है? F1 is the maximum frequency or the largest frequency. F0 क्या होता है? F1 के क्लास के करस्पॉन्ड इसके पहले वाला जो क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F0 बोलते हैं. F2 क्या होता है सर? F1 की क्लास के बाद वाला जो क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 बोलते हैं. फॉर्मूला लगा दीजिए. F1 minus F0 divided by 2 times of F1 minus F0 minus F2 multiplied by H. H is the width of the model class. ठीक है? Yes. सर इस फॉर्मूला में सर लोअर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है सर वो कैसे अफेक्ट कर सकती है मॉड को? सर मोड तो सेम ही रहेगा सर, फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट ऑफ क्लास की कुछ भी हो सर, जैसे 6 है सर, कुछ भी हो सर, मॉड तो सेम ही रहेगा. तो सर ये फॉर्मूला हमेशा थोड़ी ना होल्ड करेगा. नहीं बेटा, ये फॉर्मूला जहां तक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस फॉर्मूला विल होल्ड ऑलवेज. दिस फॉर्मूला विल होल्ड ऑलवेज. आप ये बोल रहे हो कि ये कैसे कैसे इफेक्ट करेगा? अब अगर आप इसको समझने के लिए सपोज यू आर मेकिंग इट एज जीरो, इसको आप जीरो बना दो या आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करो, तो डेफिनेटली योर वैल्यू इज गोइंग टू चेंज. योर वैल्यू इज गोइंग टू चेंज. इसीलिए ये अफेक्ट करेगा. एंड somebody has asked me what is the width. So width is the difference between the lower limit and upper limit of the model class. What is this H? H is the difference between the lower limit and the upper limit of this model class. चलो भाई, अब मोड के कुछ डिमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, कुछ यूजेस हैं, और उसके बाद फिर एम्पेरिकल रिलेशनशिप की बात आती है जो कि मुझसे किसी ने पूछा था लास्ट टर्न पे. अब देखो भाई, एक बात याद रखना, मेरिट्स, डिमेरिट्स और यूजेस में अब मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ कि अपन को अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे लिखना है. सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, और थोड़ा सा अप्लाई, सोचना कि व्हाट एवर आई एम गोइंग टू से इज करेक्ट और नॉट. अगर आपको ये मेरिट डिमेरिट याद हो जाती तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन मान लो एग्जाम टाइम पे आप गजनी बन गए, आपको याद नहीं आ रहा है. अब आपको लिखना है कि व्हाट इज द मेरिट. अगर आपसे मेरिट पूछा जाए तो किसी का भी एक का मेरिट पूछा जाएगा, या मीन का पूछा जाएगा, या मीडियन का पूछा जाएगा, या मोड का पूछा जाएगा. सबसे पहला मेरिट, द कॉमन मेरिट फॉर ऑल द केसेस इज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर मान लो आपके पास 3 नंबर का सवाल है या 2 नंबर का सवाल है जिसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, तो फर्स्ट पॉइंट विल बी इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सेकेंड पॉइंट विल बी इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. वो तो हमें पता है ना कि हमें इसे कैलकुलेट करने में हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है. एल गलत निकाल दिया, F0 गलत निकाल दिया, F1 गलत निकाल दिया, तो हो गया काम. आंसर कुछ का कुछ आएगा. लेकिन लिखना आपको क्या है? It is very easy to calculate. It is very easy to understand. फिर दूसरा जो मेरिट होगा, it is not affected by the extreme values, and it can also be calculated by inspection in some cases. Now this merit
is common to both the median and the mean, both the median and the mode. याद करो मीडियन के केस में भी हमने ये बोला था कि it is not affected by the extreme values. और मीडियन भी हम आप लोगों को याद होगा कि मीडियन जब हमारे पास ऑड टर्म्स होते थे और आपके पास रॉ डेटा था, तो ऑड टर्म्स के केस में आप बहुत easily you were able to calculate the median. So it is very easy to calculate, and it is not affected by extreme values and can be found by inspection in some cases. The next is it can be measured of even if open end classes and can be represented graphically. By mode can be represented graphically also. ठीक है. अब demerits की बात करें तो कुछ demerits बहुत common होते हैं. It is very ill defined. It is not possible to find a clearly defined mode. What they are saying is they are only able to understand. क्योंकि मेरे को तो ये ill defined नहीं लगा. What do you mean by this term ill defined? That I am not going to understand. यहाँ पे it is not based upon all the observations. So ये कुछ terms हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे. ये कुछ merits and demerits, although there are very less chances कि ये आपसे पूछा जाए, but what if they ask? ठीक है. Uses of mode की बात करें तो mode is the average to be used to find the ideal size, that is in business, forecasting, in manufacturing of ready-made garments, shoes, etc. इस केस में see, actually even I don't know what is this ill-defined. What is it this ill-defined that I don't know? What I have understood from my experiences, some demerits are common in mean, common in mode, and common in median. कुछ डिमेरिट्स हैं जो कि इन तीनों में कॉमन है. वी कीप ऑन इंटरचेंजिंग. जब मीन पूछा तो मीन का लिख दो, जब मीडियन पूछा तो मीडियन का लिख दो, और जब मोड पूछा तो मोड का लिख दो. ठीक है. सो इवन आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड what is this if two observations have the same frequency, what is the qualitative? I have read, sir, in red. Okay. If two observations, see, we will discuss it if a particular case comes, Aruna. So if you have any question like that, so please send me, because I have not seen any such situation like that. Okay. And what is qualitative? See, qualitative and quantitative means, qualitative का मतलब जब आप किसी की qualities को पता कर रहे हो, like how much intelligent a group of population is. So this is a qualitative thing, because you cannot measure intelligence. You cannot measure intelligence. But again, if I'm saying what is the average income of a group of persons, so this is quantitative thing. So this is the difference between qualitative analysis and quantitative analysis. Okay. Now, it is not capable of further mathematical treatment. It is after indeterminate. See, आप मोड आपने निकाल दिया, उसके बाद आप उससे आप ठीक है, मोड आपने निकाला मतलब आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल ली, वो वेरिएबल निकाल दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है. बट इसके बाद क्या, आप इसके आगे क्या करोगे? That is not here defined. आप इसके आगे क्या यूज होगा इसका, ये चीजें डिफाइंड नहीं है. It has no practical significance according to what has been written here. It has no practical significance. इसका कोई practical significance आगे नहीं है. बस इतना ही है ये, बस खत्म. क्यों मोड कैलकुलेट किया नहीं पता है, क्या यूज है नहीं पता है, बस मोड को कैसे कैलकुलेट किया ये पता है, क्यों किया, किस लिए किया नहीं पता. So now coming about the empirical relationship between the three measures of central tendency, that is between the mean, median, and mode. So the relationship is mode is equal to 3 times of median
minus 2 times of mean. Mode is equal to 3 times of median minus 2 times of mean. अब इसको कैसे याद करना है ये आपको सोचना पड़ेगा. Mode is equal to 3 times of median minus 2 times of mean. This is the empirical relationship between the mean, median and mode. In many cases, this relationship has been asked directly. Directly पूछा गया है relationship. दूसरे केस में आपको ऐसे भी बता सकते हैं, आपको कोई डेटा दे दिया, उसका आप मीन निकाल लो. एक पॉसिबल क्वेश्चन कैन बी, एक आपको सेट ऑफ डेटा दे दिया, उसका मीन निकाल लो, उसका मीडियन आपको, मीडियन भी आप डेटा देख के निकाल सकते हो, एंड देन यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज द मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, या डायरेक्ट आपसे रिलेशनशिप पूछ लिया. सो दिस इज बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू शुड हैव ए वेरी क्लियर कट आइडिया कि मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशनशिप है. मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. ओके, so this is the table and आपको model age निकालना है. So this is the table where you have to calculate the model age. So देख के आप ये कह सकते हो कि this will be F1, ये हो गया F2, ये हो गया sorry, this is F0, this is F2, और L क्या होगा, what will be L, this will be L, and H is equal to 9. Calculate the value of value of mod and give me the answer quickly. You guys have just 1 minute for this. Calculate the value of mode बोल लो या mod बोल लो, एक ही बात है, and give me the answer. You have to calculate the model age. So the time allotted for this question is 2 minutes. I will be ओके. हाँ भाई, आंसर आया 30. वाई द डिफरेंस इन द आंसर, ओ माय गॉड, कैलकुलेशन में भी गड़बड़.
37.3, 37.63, 36, 36, 36. Okay, okay. 57. Oh my God, 57. चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, एक बार फिर से मिला लिया जाए कौन सी चीज क्या है, फिर देखते हैं, फिर चेक कर लेंगे. L is the lower limit of the model class. Fine. तो L की वैल्यू क्या होगी? What is the lower limit of the model class? The value of L is equal to 35. F naught F1 और इसकी वैल्यू मिल गई है. So it will be. Sir, no, sir. हाँ बताइए. So 34.5. 34.5. Okay. So let us try to check. So it will be equal to 35 plus F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू है 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 which is equal to 2 times of 23 माइनस F0 कितना है? 21 माइनस दिस इज 14 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9. यही होगा. अब बेटा इसमें कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है भाई? ये ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी समथिंग मोर देन 35 ना. 35 से ज्यादा तो होगा ही है. सो व्हाट इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय. Sir, हाँ sir, this frequency is not, this age is not continuous, sir. Sir, we have to first make it continuous. okay, you have to first make it continuous. That I didn't saw. Yes. Okay. Here the problem, we straight away started solving the question and many of you even gave the answer. और हो सकता है शायद अभी मैंने भी calculate कर लिया होता and we would have moved further. यहाँ पे the first thing that you should observe here is this thing. That is the first thing that you should observe here is that my distribution is not continuous. You have to make your distribution as continuous. तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस कैसे बनाएंगे? आप लोअर लिमिट से 0.5, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो. सो दिस विल बी 4.5 to 14.5 and the frequency will be equal to 6. Next will be 15.5 to 24.5. The frequency will 14.5. be 13.5. sorry, I'm sorry. 14.5 to 24.5, it is 11. Next it will be 24.5 to 34.5, it will be 21. Next it will be 34.5 to 44.5, it will be 23. Next it will be 44.5 to 54.5, 14, and the last one will be 54.5 to 64.5, it will be 5. ठीक है, ये सारी चीजें आ गई. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब आपको सारी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं. My f will be equal to, I mean f1 will be equal to how much? 23. पहली चीज. h कितना हो जाएगा? h will change here. h will change. Next, my lower limit, that is my L will be equal to 34.5. तो L change हो गया मेरा, H change हो गया. F2 and F1 will still remain the same. F0 will be equal to 21 and F2 will be equal to 14. So now my equation will become 34.5 plus F1 minus F0, that is F1 is 23 minus 21, that is equal to 2, divided by 2 times of F1, which is equal to 46, minus F0 is 21 minus 14. So this will be 34.5 plus 2 divided by ये 10 से मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो. So it will be 46 minus 35, which is equal to 11 multiplied by 10. अब बेटा
कैसे सॉल्व करें आगे, कैसे सॉल्व करें आगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना, सबके लिए एक समस्या है। या तो 20 को 11 से डिवाइड कर दो, या जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। 1/11 is equal to 0.909. 1/11 is equal to 0.909 because 1/11 is equal to 9.09%. So 1/11 will be equal to 0.909. अब मैं क्या करूंगा इसको, सही किया है ना? ठीक है, सही किया। सही क्या या गलत क्या है? 1/11 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा मेरे को? 0.909 होगी या 0.0909 How होगी? come 1/11 is 0.909? It is nearly equal to 9/10. 1/11 is equal to 9/10 और 9 नहीं, Sir, देखो यहाँ पे कुछ Then गड़बड़ है, यहाँ पे sir, one more zero would come. there is something 0.090. wrong, there is something wrong here that I want you to all to tell me. Is it, will it be, क्या मैंने ये चीज सही लिखी है? 1/11 is equal to 0.909? क्या मैंने ये No, चीज, sir. क्या मैंने No, ये चीज sir. सही लिखी है? पक्का श्योर? Yes. सोच लो, Yes, sir. सोच लो। You are saying that your teacher has written something wrong. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. सोच लिया सबने? Good. अगर सबने सोच लिया है तो सही सोचा है। 1/11 is basically 0.0909. 1/11 is basically 0.0909. ठीक है, या तो ये वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो 20 को 11 से डिवाइड कर दो यार। रफली इट विल कम आउट टू 1.8। 20 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो रफली 1.8 के आसपास आएगी। सो इट विल बी 34.5 प्लस 1.8 विच इज इक्वल टू 0.3 और ये हो गया 5x6। So finally the model age will be equal to 36.3. The model age will be equal to 36.3. Those who have given the answer as 36.3 is correct. Those who have not given the answer as 36.3, they should see where they have done the mistake. The idea behind this question was, the most important thing of this question was that the distribution was not continuous. हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कॉन्टिन्यूस नहीं था। हमें सबसे पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता। कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं? कॉन्टिन्यूस बनाने का सबसे आसान सा तरीका ये है, इसमें से लोअर लिमिट में से 0.5 घटा दो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। डिफरेंस क्या आएगा? अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे करके सपोज, अच्छा एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, सोच के बताना मेरे को, ठीक है? जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, इनिशियली हम लोग करते जा रहे थे, आफ्टर ए पर्टिकुलर स्टेज अगर हमें पता चलता कि हमने ये गलती कर दी तो क्या मैं अपनी उस गलती को सुधार सकता था या मुझे ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता? माय क्वेश्चन इज, suppose after doing some 5-6 steps I realized that I have done the mistake, I have done the basic mistake, and the basic mistake is since the distribution is not continuous here, but I took it as continuous and I started calculating. Now my question is, can I do I have to recalculate, or I can change my, or I can undo my calculation and still I can get the correct result? Sir, only F1, F0 Sir, and F2 will remain same. Other the L and H we have to change. Exactly. Only L and Yes, H sir. will remain the same. Only L and H will change. Other things will remain the same. But again, this is not the subjective approach. अगर सब्जेक्टिव में आपको पता चलता है कि आपने ये गलती की है तो अनफॉर्चुनेटली माय डियर फ्रेंड, यू विल हैव टू डू ऑल द थिंग्स अगेन. But in suppose this question has come in objective and after few steps you realize that you have done this mistake, then you can correct this. After few steps, if you are realizing that you have done this mistake, then you can correct this. ठीक है,
चलो आगे बढ़े। अब इसका मोड निकाल के बता दो भाई मेरे को। द क्वेश्चन इज वी विल जस्ट कैलकुलेट h एंड वी विल लीव द क्वेश्चन। मतलब सारी फिगर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, f0, f1, f2 को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद वी विल नॉट डिस्कस फर्दर। सो द थिंग इज यू हैव टू टेल मी फॉलोइंग थिंग्स।